हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? आज हम विकास की अवधारणाओं से संबंधित चार ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए विकास विकास के संदर्भ में, जो कि सी टेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनकी मृत्यु हुआ था 16 सितंबर 1980 में। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं विकासवादी विचारक थे। इन्हें संज्ञानात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के जनक मानते हैं। बच्चों का मानसिक विकास चरणों में होता है। इन्होंने बताया कि बच्चों का मानसिक विकास जो होता है वो चरणों में होता है। चार प्रमुख चरण। पहला संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे। इन्होंने प्रमुख अवधारणाएं दिए अर्थात कुछ कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा के बारे में जानते हैं। स्कीमा होता क्या है? जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक बच्चा अपने माँ के साथ एक ग्राउंड में जाता है। ग्राउंड में जाने के बाद वो एक कुत्ता देखता है, ठीक है, जो जिसके 4 पैर है, एक पूँछ है और वो भौं-भौं करता है। तो उसकी माँ बताती है कि ये कुत्ता है। तो वो क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को मतलब लेता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। अब समझते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जैसे कि दूसरे दिन और जाता है, ठीक है। वो दूसरे दिन ग्राउंड में जाकर वो एक दूसरे नस्ल का कुत्ता देखता है। दूसरे नस्ल का कुत्ता देखता है, उसका भी 4 पैर होता है, एक पूँछ होती है और भौं-भौं भी करता है, ठीक है। तो इसको उस पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करना, ठीक है। वो अपने पुराने ज्ञान स्कीमा में नए ज्ञान को ऐड करता है। इसे क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अब एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? तीसरे दिन और जाता है ग्राउंड में, लेकिन वो क्या देखता है? बिल्ली देखता है। उसका 4 पैर है और एक पूँछ है और वो म्याऊँ म्याऊँ करती है। वो बोलता है कि देखो माँ, ये कुत्ता है। लेकिन उसकी माँ उनके उन इन्फॉर्मेशन में सुधार करता है। वो बोलता है कि ये कुत्ता नहीं, बिल्ली है। तो वही पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करने के बाद जब वो कोलैप्स करे, दोनों जो जैसे पुराना ज्ञान जब नया ज्ञान ऐड बताती है, सुधार करती है, तो वो सुधार करने वाला जो ज्ञान है पहले वाले क्या बोलते हैं, समायोजन, एसिमिलेशन या स्कीमा से कोलैप्स करे अर्थात विरोधी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन, ठीक है। ये एकोमोडेशन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। शिक्षा में महत्व। बाल केंद्रित शिक्षा, अनुभव द्वारा सीखना। क्या बोलते हैं, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अनुभव द्वारा सीखना, उन्होंने बताया कि बच्चे जो होता है वो अनुभव के द्वारा सीखता है। आयु के अनुसार शिक्षण। आयु के अनुसार शिक्षण अर्थात आईक्यू लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। उनका आईक्यू लेवल जिस हिसाब से है उसके हिसाब से उनके पाठ्यक्रम उनके लिए जो भी मतलब स्टडी मटेरियल है वो आना चाहिए। अब देखते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1896 बेलारूस में। इनकी मृत्यु हुई थी 11 जून 1934 में। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विचारक थे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया इन्होंने। इन्होंने क्या दिया? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। इसके अनुसार बच्चे जो होता है वो समाज के अंतर्गत समाज में रह कर ही सीखता है। बच्चों का विकास सामाजिक संदर्भ में होता है, ये वही पॉइंट है। मुख्य सिद्धांत जेड पी डी। जेड पी डी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझ लो, होता क्या है? एक बच्चा अपने, देखो जैसे कि ये कोई बच्चा है, ये उसका ये जोन ऑफ नहीं, ये क्या है? बच्चे के सीखने की क्षमता है, ठीक है। ये बच्चे के सीखने की क्षमता है, लेकिन कोई उनका हेल्प करता है तो ये अपना ये जोन छोड़कर इस वाले जोन में आ जाता है। मतलब वो अपना गोल अचीव कर लेता है। इसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये बच्चे की सीखने की क्षमता है, ठीक है। उसके उसके द्वारा सीखने की क्षमता है। और कोई दूसरा अगर उसको हेल्प करता है तो वो इस लेवल इस स्तर में आ जाता है।
इसे क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जानते हैं मचान। मचान क्या होता है? किसी के द्वारा दिया गया टेम्पररी हेल्प। कोई हमें हेल्प करता है, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ में फंस जाते हैं, जैसे मैथ का सवाल बना रहे हैं, उसमें अगर फंस गए, कोई हमें आके थोड़ा सा हेल्प कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उस मतलब प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाते हैं और उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टेम्पररी हेल्प को मचान बोलते हैं। अधिक ज्ञानी अदर, मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स अर्थात हमसे थोड़ा ज़्यादा जानने वाला। जैसे कि हमारे टीचर हो सकते हैं मोर मोर नॉलेजेबल अदर्स, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, अनुभवी होते हैं, जो हमें कुछ प्रॉब्लम होता है उसको हेल्प करते हैं बता के। ठीक है, ये क्या होता है? अधिक ज्ञानी अन्य। मुख्य उदाहरण है सामाजिक संवाद, संस्कृति, भाषा की भूमिका। उन्होंने क्या कहा कि समाज में ही लोग सीखते हैं। शिक्षा में महत्व सहकारी अधिगम, मचान के द्वारा सीखना, वही मचान के द्वारा सीखना। अपना क्या बोलते हैं? टेम्पररी हेल्प। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने संचालक अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनका परिचय देख लो। पूरा नाम बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। जन्म हुआ था इनका 20 मार्च 1904 में, पेंसिल्वेनिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखो मृत्यु 18 अगस्त 1990 में इनकी मृत्यु हुई। प्रसिद्धि व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। अधिगम का सिद्धांत, संचालक अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, इन्होंने दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवहार के परिणाम के आधार पर उस व्यवहार की आवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है, कंटिन्यू करता जाता है, ठीक है, वही व्यवहार करता जाता है, तो उनकी जो आवृत्ति है वो बढ़ जाती, बदल जाती है। जैसे कि प्रमुख घटक देखो, प्रेरक, किसी व्यवहार के बाद दिया गया सुखद परिणाम जिससे उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है, व्यवहार से उसको सुखद परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है, प्रतिफल मिलता है, जिससे क्या होती है, उस व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो दंड, किसी व्यवहार के बाद दिया गया अप्रिय परिणाम जिससे उस व्यक्ति की पुनरावृत्ति की संभावना घट जाती है। ठीक है, जैसे कि अच्छा सुखद परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है, लेकिन जब व्यवहार के बाद कोई अप्रिय परिणाम मिलता है जिससे उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना घट जाती है। सुदृढ़ीकरण अनुसूचियाँ, प्रेरक देने के विभिन्न तरीकों संयोग योजनाएं जैसे स्थिर अनुपात, चर अनुपात, स्थिर अंतराल, चर अंतराल आदि। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अधिगम की प्रक्रियाएं, सकारात्मक प्रोत्साहन। ठीक है, सुखद परिणाम देकर व्यवहार की आवृत्ति बढ़ाना। दूसरा नकारात्मक प्रोत्साहन, इसमें क्या है, अप्रिय स्थिति को हटाकर व्यवहार की आवृत्ति बढ़ाना। अब देखो दंड, अप्रिय परिणाम देकर व्यवहार की आवृत्ति घटाना। ठीक है, कोई भी अगर आप कुछ व्यवहार कर रहे हो, उससे आपको दंड मिल रहा है, तो आप उसकी आवृत्ति घटा दोगे, आप नहीं करोगे, आप उस व्यवहार को छोड़ दोगे। निरसन, प्रोत्साहन देने के बाद देना बंद कर देने के व्यवहार की आवृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगर प्रोत्साहन देना बंद होता है तो क्या होता है, उस व्यवहार की आवृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाए, इसे ही निरसन कहा गया। ठीक है, प्रमुख योगदान, संचालक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने। स्किनर बॉक्स का निर्माण, जिन्हें चूहे कबूतर प्रयोग करके अधिगम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण अध्ययन किया जाता है, इसका उन्होंने निर्माण किया। व्यवहार संशोधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। व्यवहार संशोधन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इसको याद रखना। ऐसे नॉर्मल याद रखोगे आपको तो हो जाएगा, अब एकदम डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर पूछते हैं सेटेट में। सीमाएं, मानसिक प्रक्रियाएं, विचारों और भावनाओं की उपेक्षा करता है। इनकी सीमाएं, मानव अधिगम के केवल बाह्य व्यवहार तक सीमित मानता है। ये देख, मानव अधिगम को केवल बाह्य व्यवहार तक ही सीमित मानता है। ठीक है, ये इनकी लिमिटेशन है। रचनात्मक और अंतर्दृष्टि जैसे उच्च स्तरीय अधिगम को पर्याप्त महत्व नहीं देता। ये क्या है, रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि
या क्या बोलते हैं रचनात्मकता को, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, छोड़ो। और अंतर्दृष्टि जैसे उच्च स्तरीय अधिगम को पर्याप्त महत्व देता है। ठीक, ये सारांश देख लो। स्किनर के अनुसार अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यवहार के परिणामों पर निर्भर करती है। प्रोत्साहन से व्यवहार मजबूत होता है, जबकि दंड या प्रोत्साहन का अभाव उसे कमजोर करता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अ, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया। परिचय। ने अधिगम को उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध का स्थापना माना। ठीक है, उन्होंने अपने प्रयोग पहली पेटी पजल बॉक्स पर किए जिसमें बिल्ली को बाहर निकलने के लीवर खींचना होता था। अब देखो अधिगम के सिद्धांत, इन्होंने अभ्यास का नियम दिया। जितना अधिक अभ्यास होगा उतना ही अधिगम स्थायी होगा। ठीक है, आप जितना अधिक अभ्यास करोगे, आप जितना अधिक पढ़ोगे, आपका उस कॉन्सेप्ट अर्थात उसको अच्छे से स्थायी रूप से, ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ सीखोगे। अब देखो प्रभाव का नियम, सुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया मजबूत होती है, दुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया कमजोर होती है। देखो सुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया जो होती है वो मजबूत होती है बोल रहे हैं, और दुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया कमजोर होती है। उपयोग का नियम, जिस संबंध का बार बार उपयोग होता है वह मजबूत होता है। कोई भी संबंध जो है, कोई भी कार्य जो होता है, अ, अगर उससे अच्छा परिणाम मिलता है तो क्या होता है, वह मजबूत होता है। अनुप्रयोग का नियम, जिस संबंध का उपयोग नहीं होता वह कमजोर होकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब तत्परता का नियम, जब जीव अधिगम के लिए मानसिक शारीरिक रूप से तैयार होता है तो वह अधिगम बेहतर करता है। ठीक है, जैसे कि तत्परता का नियम क्या होता है, अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में रुचि ले रहा है और सक्रिय होकर सीख रहा है तो वहाँ अच्छे से अधिगम कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, अब प्रमुख अवधारणाएं देख लो। संबंधवाद, अधिगम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे कि हम किसी किसी चीज़ को बता रहे हैं तो वो बच्चा उसे किस उत्तेजना के साथ ले रहा है, अर्थात किस एक्साइटमेंट के साथ ले रहा है। ठीक है, और उस क्या बोलते हैं, अपन जो बता रहे हैं उसकी वो प्रतिक्रिया किस प्रकार से दे रहा है, ये दोनों के बीच ये संबंध करने की प्रक्रिया है। प्रयास और त्रुटि, सही प्रतिक्रिया मिलने तक बार बार प्रयास करना। ठीक है, अगर कोई हमारे साइड से कोई बच्चा अगर बता रहा है तो हमारे साइड से सही परिणाम मिलेगा, सही प्रतिक्रिया देंगे हम लोग बच्चों को, तो वो उस चीज़ को बार बार करेगा। वो जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एक अधिगम दूसरी स्थितियों में सहायक होता है। ठीक है, कोई भी अधिगम होता है, एक अधिगम जो होता है वो दूसरे अधिगम के लिए सहायक होता है। हमें कुछ चीज़ सीखते हैं, वो दूसरे अधिगम को सीखने के लिए सहायता प्रदान करता है। योगदान, अधिगम को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इन्होंने क्या किया, अधिगम को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अ, अ, शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव रखी। ठीक है, इन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव रखी। अभ्यास, प्रभाव एवं संबंध की भूमिका को स्पष्ट किया। इनकी लिमिटेशन देख लो। यह सिद्धांत केवल बाह्य व्यवहार पर आधारित है, मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करता है। जटिल अधिगम चिंतन और सृजनात्मकता की व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, ये क्या है, जटिल अधिगम और चिंतन और सृजनात्मकता की व्याख्या नहीं कर पाता। इसका सारांश देख लो। थॉर्नडाइक का सिद्धांत अधिगम को उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध पर आधारित मानता है। इसमें अधिगम की 5 मुख्य नियम बताए गए हैं जो शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। तो ये रही गाइस आपके 4 मुख्य वैज्ञानिक। अगर आप इतना ही अगर कवर कर लेते हो आप, तो आपको मतलब सी टेट का आप 30% भाग कवर कर लेते हो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। कॉफ़ी कल चाय पीते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।